गांधी युग। गांधी बाबा का जो था ना, इसका ईरा आया था, युग चलता था। तो ये शुरू करते हैं कहाँ से। तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से लोग इन्हें भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट तथा बीकानेर रियासतों के दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। देखो, 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास तथा यमुनालाल बजाज। यमुनालाल बजाज को इनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता था। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई तथा उच्च शिक्षा के लिए 1887 में भावनगर के रामदास कॉलेज में, श्यामलदास कॉलेज में प्रवेश किया। देखो, 1883 में विवाह हुआ, 4 साल में जो है ना बाबा का मन बढ़ गया, तो 87 में भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में प्रवेश किया। गांधी जी 4 सितंबर 1888 को अपनी उच्च शिक्षा बैरिस्टरी के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई LLB पूरी करके बैरिस्टर बने। अब देखो, स्वाभाविक बात है कि LLB 3 साल में होता है। तो 91 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे और बॉम्बे तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1894 ईस्वी में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया एवं इसी वर्ष नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल कांग्रेस ने 22 मई 1894 को गांधी जी को सचिव पद पर मनोनीत किया। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डबरन में पीटरमर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीय और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। 1896 के मध्य भारत आए, किंतु कुछ महीने बाद पुनः अपने परिवार के साथ नेटाल वापस चले गए और 1899 में गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की थी। 1901 में भारत रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे तो वे वापस लौट आएंगे। लेकिन देखो, 1901 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। इन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेख नवाल की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखा, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। 1906 में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। मतलब 1904 में जो है ना, फिनिक्स फर्म खोलने के 2 साल बाद आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑडियंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1906 में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया 1906 में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशिया लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रह 1906 में एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध,
लेकिन 1907 में जो है ना ब्लैक एक्ट भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह था। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार इसको कारावास दंड मिला, फिर भी आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला। याद रखना 1908 में पहली बार जेल गए थे। जून 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने हेतु इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी 1909 में, ठीक नवंबर में। देखो मई 1910 में महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जिसमें 2000 भारतीय खद्दान कर्मियों ने न्यूकास्ल से नेटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली थी। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार अर्थात सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी बम्बई लौट आए। उनके स्वागत में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में एक नागरिक अभिनंदन की तैयारी की गई, जिसमें हर समुदाय के लोगों ने भाग लिया। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो 1915 में फिनिक्स एवं टॉल्स्टॉय फर्मों के अनुरूप मई में अहमदाबाद के निकट कोरचब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल सराभाई ने दिया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। इसे ही साबरमती आश्रम कहते हैं। 4 फरवरी 1916 में गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भी भाषण दिए थे। 4 फरवरी 1916 में गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण दिए थे। गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत, मतलब भारत में जब आए थे। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थोरो के लेख सिविल डिसोबीडियंस से मिली थी। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थोरो के लेख सिविल डिसोबीडियंस से मिली थी। गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय से थे। गांधी जी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन में सत्याग्रह को कल्याणकारी कार्य हेतु दृढ़ रूप बताया है। इंडियन ओपिनियन में क्या है, ओपिनियन देगा तो क्या होगा, कल्याण होगा, तो इसीलिए कल्याणकारी हेतु दृढ़ रूप बताया है। यंग इंडिया में इन्होंने सत्याग्रह को स्वयं कष्ट सहने वाले सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है। देखो जो यंग होगा ना स्वयं कष्ट सह लेता है, तो इसीलिए यंग इंडिया में इन्होंने सत्याग्रह को स्वयं कष्ट सहने वाले सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है। जबकि हिंद स्वराज में सत्याग्रह को दूसरे के लिए स्वयं का त्याग श्रेष्ठ बताया है। स्वराज वही जो स्वयं को दूसरे के लिए त्याग दे, मतलब कि हिंद स्वराज में सत्याग्रह को दूसरे के लिए स्वयं का त्याग श्रेष्ठ बताया है। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नीलहे जमींदारों के 3 कठिया पद्धति की जानकारी दे उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। 1917 में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किए। अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन नीलहे जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, महादेव देसाई और बाबा नरहरि पारिख ने दिया था। देखो कौन कौन थे चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के साथ। राजेंद्र प्रसाद तो बिहारी है ये थे, और आचार्य तो साथ देवे करेंगे JP कृपलानी। महादेव देसाई इनका सचिव था, और बाबा
नरहरि पारिख ने साथ दिया था। 15 मार्च 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस समय अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, जिसके चलते मजदूर पलायन कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए मिल मालिकों ने 50% बोनस की घोषणा कर दी, लेकिन प्लेग समाप्त होते ही इस बोनस को वापस ले लिया। इस सत्याग्रह में मजदूरों के लिए पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। इसके फलस्वरूप मिल मालिक मजदूरों को लिए 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गए। अतः इस प्रकार यह आंदोलन भी सफल रहा। देखो, गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की। देखो, 15 मार्च में क्या हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, और इसी 1918 में ही अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की है। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे: सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार और हड़ताल। गांधी जी के प्रमुख हथियार थे सत्य एवं अहिंसा। गांधी जी की उपाधियां देखो, अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। रामधारी सिंह बिल्डर ने इन्हें सर्वोदय का अग्रदूत कहा था। रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें सर्वोदय का अग्रदूत कहा। शेख मुजीबुर रहमान ने इसे जादूगर की उपाधि दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्थान ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 वर्षों के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पे था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था। होम रूल आंदोलन। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि मेरे फेवरेट में से एक है, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक, इंडियन अर्नेस्ट कहा था, जिस कारण ये उन पर केस करने लंदन चले गए। 1918 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया था और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था पहला चरण, और दूसरा चरण इसी का सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। देखो, सितंबर बेसेंट है ना, सितंबर 1916 में बेसेंट ने किया था, नहीं बेसेंट ने किया, प्रारंभ किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 ईस्वी में उन्हें छोड़ दिया तब तक होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्ता राज्यों का स्वशासन था। रोलेक्ट एक्ट 18 मार्च 1919। रोलेक्ट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी के बाद भारतीय क्रांति को दबाने के लिए इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को एक समिति का गठन किया गया, जिसके तहत संदेह के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस समिति का रिपोर्ट 15 अप्रैल 1918 में आई, जिसे भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद अंग्रेजी सरकार ने 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट पास कर दिया। देखो, 15 अप्रैल 1918 को इसकी रिपोर्ट आई थी, लेकिन 18 मार्च 1919 को पास कर दिया इसका। इसी को इस एक्ट को द अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहते हैं।
भारतीयों ने इसे काला कानून कहा था। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया, क्योंकि 18 मार्च 1919 को यह आ गया था कानून। इसीलिए 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह सभा। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर के पंजाब के पलवल जिला में, वर्तमान में हरियाणा का जिला है, गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया गया। देखो, 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पंजाब के पलवल जिला, वर्तमान में हरियाणा का जिला, गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया गया, क्योंकि 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया था। 2 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था 8 अप्रैल 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। इसी एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। नो टैक्स, स्वामी श्रद्धानंद बोलते थे टैक्स नहीं देंगे भोसड़ी चोद। इसी कानून के तहत 9 अप्रैल को पंजाब के 2 नेता, 9 अप्रैल गांधी जी को जेल हो गया था 8 अप्रैल को, लेकिन 9 अप्रैल को पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर अमृतसर भेज दिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। उसी समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग सैनिकों के साथ भेज दिया, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। देखो, इसमें कंफ्यूजन हो, ओ से ऑर्डर दिया था और इस काम को करेगा कौन? जो आर होगा मादरचोद, आर डायर, ओ से ऑर्डर दिया था। आंकड़ों के अनुसार मरने वाले की संख्या 379 थी एवं 1200 व्यक्ति घायल हुए थे, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस समय भारत का वायसराय चुतिया चेम्सफोर्ड था, क्योंकि ऐसा काम चुतिया ही करेगा, इसलिए वायसराय कौन था? चुतिया चेम्सफोर्ड था। हंसराज नामक एक मादरचोद व्यक्ति ने जालियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया एवं डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का गठन किया। अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीना के बाद 1919 को हंटर कमीशन का गठन किया। मादरचोद से इस आयोग में 3 भारतीय सदस्य, चिमनलाल शीतलावारा, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण और 5 अंग्रेज थे। मतलब हंटर कमीशन में 8 सदस्य था, जिसमें से 3 भारतीय थे, चिमनलाल, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। इस समिति का अध्यक्ष लंड हंटर था। इस कमीशन ने जनरल डायर मादरचोद को सही ठहराया। जनरल ओ डायर भौसरचोद को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया। ब्रिटेन में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का कुत्ता की उपाधि दी गई। कहा तो शेर था, लेकिन मादरचोद को दोगला दादी चोद बोलेंगे। उसे ब्रिटेन साम्राज्य का शेर की उपाधि दिया था। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई, जिसके अन्य सदस्य
पंडित मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, अब्बास तैयब जी, CR दास और पुपुल जायकर थे। मदन मोहन मालवीय के सदस्य कौन सब थे? मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, मौ से मदन, मौ से मोतीलाल, ऐसे याद रखना, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, अब्बास तैयब जी, CR दास और पुपुल जायकर थे। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस कांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस कांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था। जालियांवाला बाग के हत्याकांड के समय ही पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डांडा फौज का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग के हत्याकांड के समय ही पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डांडा फौज का गठन किया गया था। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर की गांड में गोली मार के हत्या कर दी। देखो डेट भी याद रखा था, 13 अप्रैल में क्या था, एक महीना पहले 13 मार्च 1940 को भोसरचोद को गोली मारा। जय हो उधम सिंह। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने यह घोषणा की थी कि तुर्क के साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं किया जाएगा, लेकिन विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया। देखो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने यह घोषणा की थी तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा, लेकिन विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया, जिसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। 4 मार्च 1919 ईस्वी को इस आंदोलन के दौरान स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली के जामा मस्जिद के मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। इस आंदोलन के दौरान ही हकीम अजमल खान ने हकीम उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। हकीम उल मुल्क की पदवी हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। देखो इसको ऐसे 4 मार्च 1919 को कौन कर रहे? स्वामी श्रद्धानंद। और कहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद कहाँ कर रहे हैं? जामा मस्जिद से। और इसी प्रकार इसी प्रकार 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी द्वारा हिंदू और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। 1921 में केरल में हुए मावपला विद्रोह की शाखा खिलाफत आंदोलन का एक भाग था। इस आंदोलन के बारे में एंजीसन ने कहा था कि इस आंदोलन में हम मुसलमानों को हिंदू से भिड़ा नहीं पाए। ऐसा बात तो एंजीसन ही मादरचोद कह सकता है ना। एंजीसन मादरचोद कहा था कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया और महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय चुतिया चेम्सफोर्ड थे।
यह आंदोलन दुखद घटना के साथ प्रारंभ हुई क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था पहला जन आंदोलन था क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन में लाया गया था, परंतु CR दास तथा लाला लाजपत राय के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। 4 दिसंबर 1920 को कलकत्ता में लाया गया था, लेकिन CR दास और लाला लाजपत राय के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इस आंदोलन की पुष्टि दिसंबर 1920 में हुए नागपुर अधिवेशन में मिली थी। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। यह आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया केसर-ए-हिंद की उपाधि तथा जामनलाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। धोबी मोची बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों को वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों का भारी नुकसान हुआ। इस आंदोलन के दौरान एक सर्वाधिक लोकप्रिय नारा था, हिंदू मुसलमान की जय। असहयोग आंदोलन में हुआ था एक नारा था, हिंदू मुसलमान की जय। इसी अवसर पर ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी। ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी असहयोग आंदोलन के दौरान। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। और इत्तेफाक देखो, इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष CR दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने तथा छपरा में राहुल सांस्कृतियान ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने तथा छपरा में राहुल सांस्कृतियान ने किया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड, 22 लोगों को जिंदा जला दिया। इस जुलूस का नेतृत्व भूतपूर्व सैनिक भगवान अहिर कर रहा था। इस घटना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे, मतलब कि रीडिंग। चौरी चौरा हत्याकांड में क्या था, जलाया गया था। जलाया किसको, जिसको रीड करेंगे। जलाया कौन, भगवान अहिर जला दिया था लॉर्ड रीडिंग को। वायसराय कर रहा था लॉर्ड रीडिंग। इस घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली गुजरात में थे। इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस निर्णय का पूरे भारत में विरोध हुआ। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण डॉक्टर मुजे ने गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाए थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ हो तो उसका सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 ईस्वी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई। 10 मार्च 1922 ईस्वी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। देखो, जनता को भड़काएगा तो क्या होगा, ब्रूम मतलब बॉस से ब्रूम से बम फील्ड में फटेगा। तो कौन सजा सुनाया था, ब्रूमफील्ड। 6 वर्ष का जेल हुआ था 10 मार्च 1922 को। और 5 फरवरी 1924 सेम दिन, देखो सेम दिन 5 फरवरी 1924 ईस्वी बदल गया 2 साल के बाद ही। सेम दिन 5 फरवरी 1924 ईस्वी में गांधी जी के खराब स्वास्थ्य होने के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। स्वराज पार्टी 1922 ईस्वी में कांग्रेस ने गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक, देखो 1 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया।
इसके पहले अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। देखो 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया। पहले अध्यक्ष CR दास बने। याद रखना 1922 का अधिवेशन जो है ना, उसमें भी CR दास से अध्यक्षता करेंगे। महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। यही दोनों इस पार्टी के संस्थापक भी थे। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। देखो 100 से स्वराज, 100 से श्री कृष्ण सिंह, याद रखना इसे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना, राज्यों की स्वायत्ता स्वतंत्रता मतलब कि और डोमिनियन स्टेट। इसके लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। देखो केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त हुई, जिस कारण से 1923 में चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बनी। स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, क्योंकि जाति की उच्चता को बरकरार रखने का बात कर रहा था। ली कमीशन का रिपोर्ट लागू नहीं होने दिया क्योंकि यह जाति की उच्चता को बरकरार करने की बात कर रहा था। स्वराज दल ने मुंडी मैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैत शासन की बात कर रहा था मुंडी मैन। ठीक। विट्ठल भाई पहले भारतीय बने जो विधानसभा के अध्यक्ष बने। विट्ठल भाई, वी से विट्ठल, वी से विधानसभा, याद रखना इसे। विट्ठल भाई पहले भारतीय सभा बने जो विधानसभा के अध्यक्ष बने। ये स्वराज दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 ईस्वी आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई। बालसार सत्याग्रह 1923 से 1924 तक चलता है। डकैतियों का आतंक दबाने के लिए पुलिस व्यवस्था करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 1923 ईस्वी में बालसार के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति पर कर लगाने की घोषणा कर दी। इसे ही डकैती कर कहते हैं। इसका प्रारंभ गुजरात के बालसर से किया गया था, जिसका विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। अंततः बहुत से बालसर, बहुत से वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व करते थे। अंततः विरोध के कारण अंग्रेजों को डकैती पर कर रद्द करना पड़ा। वाइकोम सत्याग्रह यह 1924 से 1925 तक चला था। वाइकोम सत्याग्रह, बालसार के बाद वाइकोम आता है। यह केरल के मालवा तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोक दिया गया था, जिसका विरोध टी.के. माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन सफल रहा। टी.के. माधवन ने वाइकोम सत्याग्रह किया था। केरल के मालवा तट से प्रारंभ हुआ था, मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था रास्ते से। अब आओ साइमन कमीशन। 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की समीक्षा हेतु तथा प्रशासनिक सुरक्षा पर विचार करने के लिए 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारतीय उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद ही की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। किंतु भारतीयों ने आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज सचिव बर्केनहेड ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया। बर्केनहेड, साइमन कमीशन क्या था और उसी का कहता है बर्केनहेड गठन किया था 1927 में। 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। भारतीयों को इसे बाहर इरविन के कहने पर किया गया था। इरविन, ईर्ष्या होगा तब ना बाहर करेगा, इसे इरविन, इसे ईर्ष्या। इस कमीशन के अध्यक्ष साइमन थे, जॉन साइमन। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे जाकर ब्रिटेन के पीएम बने। साइमन कमीशन 1919 की अधिनियम जांच की करने भारत आया था। इसका मूल नाम
इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था, भारतीय वैधानिक आयोग था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, इसका अत्यधिक विरोध हुआ। 3 फरवरी 1928 को ही अत्यधिक विरोध हुआ तथा साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगाए। इस कमीशन के विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दिया, जिसके आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी मद्रास में था, यूनियन पार्टी पंजाब का था तथा डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो अंबेडकर जी, बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा संचालित थे, ने इसका समर्थन किया था। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी, यूनियन पार्टी पंजाब तथा डिप्रेस क्लास एसोसिएशन अंबेडकर जी द्वारा संचालित इस आंदोलन का समर्थन किया था, इस आंदोलन का समर्थन किया था।